ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? रूठना जाना तुमसे कहूं तो। हेलो बच्चों, पारी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। तो पहली क्लास में हम मिले थे यूट्यूब पे और आज हम मिल रहे हैं बैच पे, और मुझे पूरा यकीन है कि सारे बच्चे एकदम एनर्जेटिक होंगे, नई एनर्जी से भरे होंगे, लेकिन ये एनर्जी हमें लास्ट तक मेंटेन रखनी है बेटा। और लगे रहो शुरुआत से ही, ऐसा मत सोचना कि अभी तो शुरू ही हुआ है, हम ढीले पड़े रह सकते हैं, कोई बात नहीं, आज एक लेक्चर छूट गया, कल कर लेंगे। नहीं, आज के दिन से ही जो एनर्जी मेंटेन करनी है वो लास्ट डे तक मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है, जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनको भी झेलना है और स्ट्रांग बने रहना है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि बस फाइटर एटीट्यूड रखना है पूरे साल, और ये फाइटर एटीट्यूड ही तुम्हें नीट क्लियर कराएगा। तो सारे बच्चे कैसी एनर्जी है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। देयर इज साउंड ऑफ एयर। एक मिनट, मैं ये ऊपर कर देती हूँ। फैन साउंड आ रहा है। ओके, आसिफ, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा फैन साउंड आ रहा है बाहर से, एक बार आप देख लो। थोड़ा सा फैन साउंड बच्चे बोल रहे हैं, एक बार आप चेक कर लो। एक मिनट बेटा, इसको ठीक ही करा देते हैं आज, पूरी सेटिंग को। हमारे ये अपडेट होते रहते हैं ना बेटा सॉफ्टवेयर्स, तो इसमें कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके लिए बिल्कुल इसको फिक्स करा देंगे बेटा। अभी बेटर है, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, आसिफ, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा एयर का साउंड आ रहा है बाहर से ना, एसी चल रहा है, पंखा तो मैंने चलाया भी नहीं है, हल्का सा एसी का साउंड आ रहा है, उसको देख लो थोड़ा सा। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अभी नहीं आ रही? अभी क्लियर है? चलो, ओके, क्लियर क्लियर। तो बच्चे कह रहे हैं अब क्लियर है, नो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है बेटा, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलिए, बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बेटा आपको पूरे साल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो आपको प्रॉपर मिलेंगी, ऑडियो आपको प्रॉपर मिलेंगी, कहीं भी दिक्कत होगी तो उसे साथ साथ फिक्स करेंगे, साथ साथ ठीक करेंगे। किसी भी चीज में दिक्कत होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी, एटीट्यूड में दिक्कत होगी, सब साथ साथ ठीक करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मुझे फटाफट से ये बच्चे कुछ भी साइन बना के, दिल बना के या यस बना के, मुझे फटाफट से सारे बच्चे बता दें कि कितने बच्चे हमारे साथ अभी ज्वाइंट हैं, कितने बच्चे अभी लाइव लेक्चर को देख रहे हैं, और कितने बच्चे एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे जो कभी चैट बॉक्स खोलते भी नहीं है, मैं चाहती हूं आज के सारे बच्चे चैट बॉक्स ओपन करें एंड अपनी अटेंडेंस लगाकर मुझे बताएं कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं और कितने बच्चे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि यस मैम, कर लेंगे हम लोग। वेरी नाइस, अरे वाह, बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, ये तो दिलों की बरसात हो गई। इतने दिल लेकर मैं कहां जाऊंगी। ये तो आपने चैट बॉक्स में दिलों की बरसात कर दी। प्रेजेंट मैम। स्कूल की याद आ गई। अर्चना राठी प्रेजेंट मैम। कभी कभी प्रॉक्सी भी लग जाती थी, लेकिन अब यहाँ नीट के तैयारी में कोई प्रॉक्सी नहीं लगानी है, तुम्हें ही प्रेजेंट होना है हर जगह। अब यहाँ प्रॉक्सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा मेरे बबुआ। अरे वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हैं। चलिए, कि तो मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी सारे बच्चे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, फाइटर एटीट्यूड रखना है और इस जज्बे को, इस झील को एंड तक लेकर जाना है। चलिए,
बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, तो अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वॉइस एकदम आपको बेहतरीन मिल रही है, आपको वीडियो एकदम बेहतरीन मिल रही है, बच्चे सारे के सारे एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और सबने अपनी अटेंडेंस भी लगा दी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार फटाफट से हम क्विक रिकैप करेंगे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, इन केस अगर किसी का छूट गया हो बेटा। वैसे तो मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ भी हो जाए बैकलॉग नहीं करना है। अगर किसी कारण से आपका लेक्चर छूट भी गया है तो आप 2x स्पीड पे लगा के उसे फटाफट से सुन लो, लेकिन हर एक क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का करके आना है कंप्लीट। अगर आप आज की क्लास में आए हो बेटा तो पिछली क्लास का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप मेरी कल की क्लास में आओगे तो लास्ट 2 क्लास का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी क्लास आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो बेटा प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं कि 2x पे लगा के जल्दी जल्दी फटाफट, अगर आपका छूट भी गया है फटाफट पूरा करके चैप्टर को कभी बैकलॉग नहीं करना है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सब सेल के बने हैं। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए, अपने काम काज करने के लिए वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अकेला सारे काम करने के लिए सक्षम है। फिर हमने डिस्कवरीज डिस्कस करी थी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल, कॉर्क सेल को देखा, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब यहां पर पिछली क्लास में मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूं बेटा, काफी बच्चों को एक चीज में प्रॉब्लम थी, काफी बच्चों ने पूछा भी मुझसे, जो नई एनसीईआरटी है उसमें नई एनसीईआरटी आ गई है, पुरानी एनसीईआरटी आपके पास है। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम नई एनसीईआरटी लें पुरानी एनसीईआरटी लें, तो बेटा दोनों आपके पास होनी चाहिए, नई भी और पुरानी भी। और नई एनसीईआरटी में कुछ जो है चेंजेस आए हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, कोई बहुत खास मेजर बड़े चेंजेस नहीं है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ही ली होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे मैं वो सारी अपडेट्स आपको बताती जाऊंगी। जैसे अभी जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो नई एनसीईआरटी अपडेट इस चैप्टर में आई है वो आपको ध्यान रखना है बेटा कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, 2 साइंटिस्ट के नाम बताए थे। एक थे स्क्लीडन साहब जो कि एक बोटैनिस्ट हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, इन्होंने प्लांट टिश्यूज पर स्टडी करी। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था स्क्वान साहब को, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये एक जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल सेल पर तो स्टडी की ही की, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि प्लांट के पास सेल वॉल होना उसका यूनिक कैरेक्टर है। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें एक को ब्रिटिश लिखा गया था और एक को जर्मन लिखा गया था। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे जो नई एनसीईआरटी की अपडेट आई है उसमें स्क्लीडन साहब भी जर्मनी के हैं और स्क्वान साहब भी जर्मनी के हैं, तो दोनों ही जर्मन हैं। तो ये एक छोटी सी एनसीईआरटी की अपडेट है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बहुत ही माइनर सी अपडेट्स हैं, एनसीईआरटी हम साथ साथ क्लास में रीड करेंगे ही, और जो भी अपडेट्स हैं उनको भी हम ध्यान से करते चलेंगे, तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रिटिश एक जर्मन नहीं है, दोनों ही जर्मनी के हैं, स्क्लीडन साहब भी और स्क्वान साहब भी। चलिए ये चीज हमें क्लियर हुई। तो इन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी करी थी, इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी करी थी। स्क्वान साहब ने 3 चीजें बताई थी कि सबसे बाहर वाली लेयर एक एनिमल सेल में जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल होती है और वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी। हाइपोथेसिस, जब हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है। तो स्क्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर, प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, वो सारे सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। तो स्क्लीडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, जो बहुत सारी बातें समझाती है कि हम सेल कैसे डिफाइन करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उनके प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से
बने हैं, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया, बदलाव किया गया, जो 1855 में 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ साहब ने किया था और बोला कि जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहते हैं, और ये मॉडर्न सेल थ्योरी का पॉइंट है। चलिए, फिर हमने डिस्कस किया था एक ओवरव्यू ऑफ सेल कि एक सेल के पास क्या क्या होता है। एक सेल के पास सेल वॉल होती है, जो कि जरूरी नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। वो कहां होती है? वो बैक्टीरिया के पास होती है, वो फंजाई के पास होती है, डायटम्स के पास होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास होती है और सारे प्लांट्स के पास होती है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। लेकिन एनिमल सेल्स के पास और अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल होना सारे लिविंग सेल्स का कैरेक्टर नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। फिर न्यूक्लियस होता है सेल के पास, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर हमारा डीएनए, हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, राइट। फिर हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को एनसीईआरटी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहती है, जिसमें एक सेल की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड दैट इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। मतलब जितनी भी सेल के कामकाज है वो सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था, दो तरह की होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रो बॉडीज, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में देखने को मिलता है। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है। और जो हमारा बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें एक भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। तो ये सब पिछली क्लास का एक रिकैप हो गया। मुझे उम्मीद है अगर गलती से आपका बैकलॉग हो भी गया होगा तो आपका सारा रिवीजन हो गया। चलिए, तो ये रिकैप करने के बाद हम क्लास आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में एक और चीज डिस्कस करी थी कि धरती पर जितने भी सेल्स हैं उनकी शेप और साइज एक जैसे नहीं है। माइकोप्लाज्मा, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, वो सबसे छोटा लिविंग सेल है धरती पर, जिसकी लेंथ हमने 0.3 माइक्रोमीटर डिस्कस करी थी। बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और लार्जेस्ट जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको रिवीजन हो गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि जो साइज होता है सेल्स का वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है मैम, थोड़ा धीरे बेटा ये तो पिछली क्लास का मैं रिकैप करा रही हूं। अगर बहुत धीरे चली जाऊंगी ना तो फिर बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं मैम आगे चलो, पकाओ मत तो आपको अगर धीरे करना है तो आप धीरे वाली स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नोट्स बनाने हैं बेटा, नोट्स मेरे साथ साथ आप बनाना। ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया ये पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका क्विक रिवीजन था। चलिए आ जाइए, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल की। मेरे साथ साथ बेटा अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबने एक अच्छी नई बॉटनी कॉपी, साफ सुथरी बॉटनी कॉपी बना ली होगी। हम बिल्कुल सुकून से आराम आराम से नोट्स बनाएंगे, चीजों को समझेंगे और क्लास में ही याद करेंगे। ओके, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है बॉटनी, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अपनी कॉपी खोल लो और मेरे साथ साथ फटाफट से नोट्स बनाते चलो। बस अपने आप को एक्टिव रखना है। क्लास में बच्चों को अक्सर बॉटनी और जूलॉजी क्लास बोरिंग लगती है। अपने आप को एक्टिव रखना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाने हैं, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना है, सुनते रहना है, साथ साथ याद करते रहना है। अगर आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव और तेज रखेंगे, स्पीड रखेंगे, तो सोएंगे नहीं, बोर नहीं होंगे। आ जाइए, बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल की। सेल की जो शेप है बेटा वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग, इट वेरीज। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं उन सब की शेप एक जैसी नहीं होती है। अब एनसीईआरटी में एक बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा है, ध्यान से लिखिएगा इसको, दैट शेप ऑफ सेल वेरीज
वेरीज विद द फंक्शन, वेरीज विद द फंक्शन इट परफॉर्म्स। क्या मतलब हुआ मैम इसका? सुनिए बेटा, जो सेल की शेप है वो बदल जाती है, वो किस बात पर निर्भर करती है कि जो सेल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे न्यूरॉन, आप जानते हैं न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल को ट्रांसफर करना, है ना। हमारी बॉडी में जो ये न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, तो उनकी शेप लंबी होती है ताकि वो सिग्नल दूर तक जाए, राइट। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है, राइट, हमारे इंटेस्टाइन की जो गट होती है वो कोलमनर होती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो कोई भी सेल जिस तरह का काम कर रहा है उस तरह के काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी शेप अलग अलग हो सकती है। ओके, चलिए अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, उसे हम एक बार देख लेते हैं, राइट। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई, इतना लिख लिया। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी का हम डायग्राम देखते हैं। बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सारे बच्चों से कि अपनी एनसीईआरटी को हमेशा अपने सामने रखेंगे। जब भी आप बॉटनी का लेक्चर अटेंड करने आओगे तो आपकी बॉटनी की कॉपी आपके सामने होनी चाहिए और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए। अब देखो यहां पर कितनी अलग अलग तरह की शेप है। आपको ये आरबीसीज दिख रहे हैं, रेड ब्लड सेल, इनकी शेप देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। मेरे साथ साथ सारे याद करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो कैसी शेप बता रही है एनसीईआरटी, राउंड एंड बाइकॉनकेव। अब यहां पे वो बड़े प्यार से आपको कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन में। नीट के क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, ट्रिकी आते हैं। वो क्या कह सकता है, यहां पे देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे कि खेला खेल सकता है, खेला खेल सकती है एनसीईआरटी। अब सवाल में यहां पर क्या खेला खेल सकता है कि आरबीसी की जो शेप होती है वो राउंड और बाइकॉन्वेक्स होती है, वो राउंड और बाइकॉन्वेक्स हो सकती है, ये खेला खेला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरी शेप आती है व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल की शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है, अमीबॉइड, अमीबा जैसी शेप है। आप यहां देख सकते हैं अमीबॉइड शेप यहां आपको नजर आ रही है, राइट, ठीक है। चलिए फिर ये आपका दिखा रखा है कोलमनर एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या होते हैं आप जानते हैं, जूलॉजी में भी आप इसको पढ़ेंगे। जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिथेलियम होती है। तो जो एपिथेलियम होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो कोलमनर शेप के होते हैं। क्या शेप गिवन है, कोलमनर। और कोलमनर शेप कैसी होती है, जहां पर सेल्स लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। सेल्स लंबे होंगे और पतले होंगे। अब यहां पे क्या खेला खेल सकता है आपके साथ, यहां आपको क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे। हम एनसीईआरटी को साथ साथ डीकोड करते हुए चलेंगे और ये देखते हुए चलेंगे कि किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आपको एनसीईआरटी को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक एग्जामिनर की तरह पढ़ना है। और मैंने पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस भी लिया था कि हर एक बच्चे एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे जिसमें वो लिखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, और वो क्वेश्चंस आप खुद बनाओगे एनसीईआरटी से। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है बेटा। अपने क्वेश्चन खुद बनाओ एनसीईआरटी से, फिर देखना तुम्हें कितना मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में, उस एग्जामिनर की तरह पढ़ना। तो यहां पे आपके साथ क्या खेला खेल सकता है, वो आपको कह सकता है कि दीज आर लॉन्ग एंड ब्रॉड सेल्स। तो बताओ ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां से एक खेला खेल सकता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, नहीं, वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। इसे हम कोलमनर शेप कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है
न्यूरॉन। आपको इसकी शेप कैसी नजर आ रही है? आपको ये ब्रांच्ड दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बहुत सारी ब्रांचिंग निकली हुई दिखाई दे रही है। और ये आपको कैसा नजर आ रहा है? ये आपको लॉन्ग नजर आ रहा है। लॉन्गेस्ट सेल तो ये होता ही है, हमें ऑलरेडी पता है। चलिए, ये आपको ट्रेकीड नजर आ रहा है। मैम ट्रेकीड क्या होता है? सब जानते हैं, ट्रेकीड जाइलम में होता है, राइट? जाइलम का एक कॉम्पोनेंट होता है ट्रेकीड। इसकी शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है? खिंची हुई, इलोंगेटेड शेप। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं। पत्ती के अंदर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, उन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और उनकी शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है? राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल। तो यहां पे हमने ये जाना कि जो शेप होती है सेल की, वो अलग अलग शेप हो सकती है। इस बात पर निर्भर करती है कि जो सेल है वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, चलिए। तो यहां इस वाले डायग्राम से क्या क्या खेला आपके साथ खेल सकता है, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है, आपको समझ में आ गया? आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट? और जब हम जल्दीबाजी में सवाल पढ़ते हैं तो हम कई बार ध्यान नहीं देते बेटा, और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। वो बड़े प्यार से लिख देगा कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, वो मीजोफिल सेल्स इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। तो आप क्या कहोगे? आपको सिंपल कहना है, बहुत पागल समझो क्या? हमारी मैम ने पढ़ाया है हमें कि हमारे साथ खेला हो सकता है, और हम अपने साथ खेला नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत ही अच्छे से याद किया है और समझा है। चलिए मैम, ये वाली स्लाइड भी हमें हो गई क्लियर। सबकी शेप याद कर ली? एक बार मेरे साथ फिर से शेप याद करो। रेड ब्लड सेल की शेप कैसी है? राउंड और बाई कॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं कोलमनर होते हैं, जिसका मतलब लॉन्ग और नैरो है। जो नर्व सेल होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, उसमें खूब सारी ब्रांचिंग निकली होती है और वो काफी लॉन्ग होते हैं। मीजोफिल सेल पत्ती के अंदर जो पाए जाते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं, वो राउंड और ओवल होते हैं। और ट्रेकीड कैसे होते हैं? इलोंगेटेड, राइट? तो आप यहां मीजोफिल सेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल्स। पत्ती के अंदर ये पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। इसको हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? हाँ, मैच द कॉलम पे, ये बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो। इस वाले पोर्शन से मैच द कॉलम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि शेप ऑफ द सेल को, कि शेप ऑफ द सेल को मेजर वो करो। सुरजी, शेप ऑफ द सेल को मैच द कॉलम से मैच करो। चलिए, इससे नोट्स बनाने हैं? हाँ बेटा, इससे नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे से बच्चों, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो चलिए मैम, ये कहानी तो हमें समझ में आई, हमें सेल का ओवरव्यू मिल गया कि एक सेल कैसा हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि पिछली क्लास में हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, राइट? हाँ, आपको ध्यान रखना है बेटा, दोनों ही जर्मन है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए ब्राइटनेस कम कर दें, एक सेकेंड। अब सही है बेटा? देखो अब सही है ब्राइटनेस, मैंने कम कर दी। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। अभी धीरे, अभी तो तुम बैच में आए ही हो, इट इज जस्ट द सेकेंड क्लास, इतना परेशान मत हो, सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगे, रिवीजन पॉडकास्ट भी मिलेंगे, समरी लेक्चर भी मिलेंगे। पहले चैप्टर को आगे तो बढ़ने दो, इतना परेशान मत हो बेटा, सब मिलेगा, डोंट टेक टेंशन। चलिए 0 dB ज्यादा कम हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये दो शब्द हम बड़ा डिटेल में बोल रहे थे। प्रोकैरियोट मैंने आपको बताया था
कि धरती पर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होता है और वो है बैक्टीरिया। धरती पे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम है, इकोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, माइकोप्लाज्मा है। तो धरती पे जितने भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं केवल वही प्रोकैरियोट्स हैं। उन्हें छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स, डायनोफ्लेजेट्स, यूग्लिना, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया, ध्यान रखना है, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते। ऑल बैक्टीरिया, ऑल प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर नहीं होता है। राइट जी मैम, क्लियर। अब यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। आ जाओ, इसको हम समझते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं ये बिल्कुल भी सोचकर इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगी कि आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, आपको काफी कुछ आता है। मैं आपको बिल्कुल 11वीं के बच्चे जैसा ट्रीटमेंट दूंगी, एकदम जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता, मैं बिल्कुल वैसे ही समझ के आपको पढ़ाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे चीजों को, और जैसे जैसे आप नोट्स लिखते चलेंगे साथ साथ समझते चलेंगे कि आप क्या लिख रहे हो। तो लिखो मेरे साथ साथ और उसे बोल बोल के पढ़ो और साथ साथ याद करो। मैडम क्या लिख रही है? प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल लिख रही हैं, ये पुराना सेल है। लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल को क्या लिख रहे हैं? एडवांस्ड सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, जो बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक एडवांस्ड सेल है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेल्युलर। बैक्टीरिया जो है वो हमेशा क्या होंगे? यूनिसेल्युलर होंगे। लिखते लिखते बोल बोल कर लिखना है, उससे क्या होगा? उससे नींद नहीं आएगी और उससे आपको साथ साथ याद हो जाएगा, और आपकी मम्मी को भी, आपके पापा को भी याद हो जाएगा। ऑलवेज यूनिसेल्युलर। लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है जी मैम, क्लियर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब प्रोकैरियोट जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। एक प्रोकैरियोट के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, अच्छा पहले सेल वॉल की बात करते हैं। एक बैक्टीरिया के पास यानी कि प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल वो प्रेजेंट होती है हमेशा। बैक्टीरिया के पास हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल का नेचर कैसा होता है? वो सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है। मैम ये आपने क्या लिख दिया? सेल वॉल सारे बच्चे जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। ये सेल वॉल सारे बैक्टीरिया के पास होती है, लेकिन ये सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है बेटा, ये नॉन सेल्यूलोजिक होती है। तो मैम अगर इसमें सेल्यूलोज नहीं होता तो फिर क्या होता है बेटा? यहां पर प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन, जो बना होता है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से मिलकर। अभी हम थोड़ी ही देर में बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए यहां पर एक एक्सेप्शन है। सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, वरना सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, और वो एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो केवल माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। केवल एक बैक्टीरिया को छोड़कर धरती पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास सेल वॉल होती है, पर वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में सेल वॉल जो है
वो प्रेजेंट भी हो सकती है और वो एब्सेंट भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकैरियोट्स में सेल वॉल हो, ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी एब्सेंट। मैम प्रेजेंट कहां कहां होती है बता देते हैं। आपके डायटम्स के पास होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास होती है। मैम ये क्या होते हैं, ये तो हमने कुछ ऐसा 11th क्लास में इतना ध्यान से बॉटनी ये अक्सर समुद्र में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, आपकी फंजाई है, फिर सारे प्लांट्स के पास होती है सेल वॉल। प्लांट्स का मतलब एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक सबके पास होती है सेल वॉल। एब्सेंट कहां होती है सेल वॉल? अमीबा के पास नहीं होती है सेल वॉल, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, आप सब जानते हैं। पैरामीशियम के पास नहीं होती है सेल वॉल, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। युगलीना के पास नहीं होती है, और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। बताइए, लैग आ गया। मुझे लगता है मुझे कल की क्लास मैं ऑफिस से लूंगी, पेगासस जाके लूंगी। मेरा होम स्टूडियो है, शायद कुछ तो दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या। नेट की स्पीड भी एकदम बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कोई नहीं बेटा, कल से हम क्लास वहां से ले लेंगे। चलिए, शायद मुझे सारी चीजें मिलकर ये कह रही हैं कि कितना भी आप मन से पढ़ा लो, कुछ ना कुछ बसड़ होएगी। सो इसको हम कल क्लास वहां से लेते हैं, पेगासस से। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, नोट्स आपके सामने हैं। मैंने अभी तक ये समझाया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो पुराना सेल होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एडवांस्ड सेल होता है। धरती पर प्रोकैरियोट्स केवल एक ही प्राणी होते हैं, बैक्टीरिया, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होती है, पर उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है। केवल एक ही एक्सेप्शन ऐसी है, माइकोप्लाज्मा इज द ओनली बैक्टीरिया वेयर सेल वॉल इज एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। जिनके पास होती है मैंने लिख दिया, जिनके पास नहीं होती मैंने लिख दिया। सारे प्लांट्स के पास होती है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और कैसी होती है? वहां सेल्यूलोज की बनी होती है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल का नेचर कैसे अलग अलग होता है। तो प्लांट्स में सेल्यूलोजिक होती है सेल वॉल, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, डायटम्स में सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कहां कैसी सेल वॉल होती है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, इतना सबने नोट कर लिया बेटा? मेरे साथ 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 लिखते चलेंगे, और साथ साथ लिखते लिखते बोल बोल कर लिखेंगे, और जो भी कुछ क्लास में है उसे साथ के साथ याद करेंगे, ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये बॉटनी की टेंशन ना लेनी पड़ी। आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो इस तरह बॉटनी की क्लास में आपको फुल कंसंट्रेशन से, खुश होकर, अच्छे मन से बैठना है कि हमें नोट्स बनाते बनाते, बोल बोल कर, लिखते लिखते याद करना है साथ के साथ। और बस जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, क्वेश्चंस लगाने, डीपीपीज लगानी है, और एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आ जाइए। प्रोकैरियोट्स जो होते
होते हैं बेटा, यानी कि हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनके पास जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ये मैंने आपको कल बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपके प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब कुछ एक बैक्टीरियल सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है बैक्टीरियल सेल में। लेकिन यूकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, राइट। फिर राइबोज, ये आपके राइबोसोम कह रही हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं कहां, यूकैरियोटिक सेल में। अब बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की। तो प्रोकैरियोट के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है जो प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम जो है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ये सेल ऑर्गेनेली तो है, पर ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है। आपको मेरी बात समझ में आई? बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, उनके पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली है, ओनली वन, एंड वो एक अकेली सेल ऑर्गेनेली भी ऐसी है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह की सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, दोनों तरह की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब मैं बैक्टीरियल सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूं तो वहां पे राइबोसोम का जो साइज होता है, अब यहां ध्यान देंगे बेटा, इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी कि हम राइबोसोम के साइज को कैसे मेजर करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए, जैसे हर एक चीज को नापने की यूनिट होती है, वेट को हम केजी में नापते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही राइबोसोम का साइज क्या होगा इसको हम एस में नापते हैं। एस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 70 एस साइज का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया सेल में 70 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोट्स में दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में 70 एस टाइप का राइबोसोम भी पाया जाता है और यूकैरियोट में 80 एस टाइप का राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या मैम, ये आपने क्या लिख दिया? आपको नहीं लग रहा आपने कुछ गलत लिख दिया? क्योंकि हम तो बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें 70 एस टाइप के होते हैं राइबोसोम, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80 एस टाइप के होते हैं राइबोसोम। लेकिन आप कह रहे हो कि यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं बेटा। कैसे, देखो आ जाओ। 70 एस टाइप के जो राइबोसोम हैं बेटा वो कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इनसाइड, इनसाइड, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रही हूं, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड प्लास्टिड।
एक यूकैरियोटिक सेल में, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, उनके पास अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर भी राइबोसोम है जो 70S टाइप के होते हैं। तो मैम ये 80S टाइप के राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? अभी बताती हूं। ये जो 80S टाइप के राइबोसोम हैं मेरे बच्चों, ये कहां पाए जाते हैं? आ जाओ बताते हैं। ये 80S टाइप के राइबोसोम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले लिख लो मेरे साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। दे कैन बी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they are associated with rough endoplasmic reticulum, that is RER, and they are present freely in cytoplasm. They are present freely in cytoplasm. ओके तो बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, इधर ध्यान देना बेटा, इसको हम आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगी। ये न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके साथ भी राइबोसोम जुड़ा हुआ पाया जा सकता है, उसके साथ भी राइबोसोम जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे भी जुड़ा हुआ पाया जा सकता है, और जो राइबोसोम 80S टाइप के हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम न्यूक्लियस से जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, क्लियर हो गया? सबको ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां फ्रीली भी पड़े हैं ये 80S टाइप के, न्यूक्लियस से जुड़े हुए भी पाए जा रहे हैं ये 80S टाइप के राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। जी मैम, इतना हमें क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। इतनी समझ आ गई बेटा बात? एवरीवन डन? लिख लिया सबने? लिख लिया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्स अप दे दीजिए। उदय कह रहा है कंफ्यूज हो गए मैम। इसमें क्या कंफ्यूज हो गया बेटा? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मैंने तेरे को बता दी। इमेजिन करे एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम है, न्यूक्लियस से अगर जुड़े हैं या एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं या साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए हैं, तो वो 80S टाइप के राइबोसोम है। अगर इतनी छोटी सी बात में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर जेनेटिक्स कैसे पढ़ोगे? चलिए, सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। और अगर तुम ये सोचोगे कि अगर हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो क्यों नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा। एवरीथिंग इज हियर, द स्टेट ऑफ माइंड। चलिए आगे चलते हैं। मैम और क्या डिफरेंस होता है?
एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। आ जाइए देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का। अब यहां ध्यान से देखना बेटा कि अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल की बात करूं, अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो बैक्टीरियल सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका जो डीएनए है, जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह देते हैं, वो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। या आप इसे बैक्टीरियल डीएनए भी कह सकते हैं। एंड दिस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे जो क्रोमोसोम है, अगर मैं अपनी बॉडी के हर एक सेल की बात करूं तो मेरी बॉडी के हर एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इतना तो आप जानते हो ना कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में। तो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। उसका जो क्रोमोसोम है उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं या वीट के पास 42 क्रोमोसोम्स हैं, सबके पास अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम होता है जो उसका डीएनए है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, वो सीधा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। यानी कि यहां पर एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं वो यहां नहीं होता। प्रॉपर न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि ना तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वो दोनों ही यहां नहीं है। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसका काम होता है आरआरएनए बनाना, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियोलस भी यहां पर नहीं होता। यानी कि इसका डीएनए कहां पड़ा हुआ है? सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं नेकेड डीएनए। इसका डीएनए कैसा है बेटा? नेकेड डीएनए है। नेकेड मतलब उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। क्लियर? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चैट बॉक्स में बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियोलस को आरआरएनए फैक्ट्री भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं और उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसी के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, राइट? सो हियर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैम, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब है कि इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ मेरे बच्चों इसके पास न्यूक्लियोलस भी होगा। तो ये दोनों चीजों का होना क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। समझ गए बाबूजी? समझ गए बेटा? तो यहां न्यूक्लियोलस भी है और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हैं, आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। और वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे हम में 46 है, किसी में 12 क्रोमोसोम है, किसी में 14 क्रोमोसोम है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। बताइए, बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर है मेरे बच्चों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा फातिमा, जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिक्विड लिक्विड भरा रहता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर हमारा डीएनए, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कहलाता है। पर यहां ना तो न्यूक्लियोलस है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्लियर? इतना सबने बना लिया, लिख लिया बेटा? सुकून से लिख लिया, समझ लिया? साथ साथ नोट्स बनाने हैं, बोल बोल कर लिखने हैं नोट्स, और साथ साथ क्लास में याद करने हैं। बस फिर डीपीपीज लगा के टेंशन खत्म, फिर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। ओके मेरे बच्चों, बताइए, क्लियर है? वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक मैम हमने समझा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है, हमें चीजें समझ आई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, बस एक दो डिफरेंस और हैं, फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। एक दो डिफरेंस और हैं, फिर हम एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बेटा, वो छोटा होता है साइज में, इट इज स्मॉलर इन साइज। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, लगभग एवरेज वैल्यू है। माइकोप्लाज्मा का एक्सेप्शन मैंने आपको यहां बता दिया था कल। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका साइज लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और इसी माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कह देते हैं। इसका पुराना नाम पीपीएलओ है। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये गाय और भैंस में प्लूरोनिमोनिया की बीमारी करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से हमेशा लार्जर होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो ये हो गए हमारे बेसिक से डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बाकी के डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और चीज मुझे यहां बतानी थी बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल हमेशा एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल कल बताया था ना बेटा, सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि जोड़े में पाई जाती है, और उस जोड़े को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये, दूसरा सेंट्रियोल ये, इस जोड़े को हम सेंट्रोजोम कह देते हैं। और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है, इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं होती। कल आपको बताया था ये एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में, लेकिन वहीं यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन केवल कहां होते हैं? एनिमल सेल में होते हैं, ओनली इन एनिमल सेल। यानी कि सारे के सारे यूकैरियोट्स में भी नहीं होता सेंट्रियोल, केवल एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल।
तो किसी भी बैक्टीरिया में, किसी भी प्रोकैरियोट में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट में सेंट्रियोल होता है केवल एनिमल सेल में। ठीक है बेटा, ओके। क्लियर है? टेन टू 20 माइक्रोमीटर। हाँ बेटा, 10 to 20 माइक्रोमीटर एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने यहां पर एवरेज वैल्यू लिखी है जो अक्सर देखने को मिलता है। आप यहां पे एनसीईआरटी की ही वैल्यू हम लिख लेते हैं, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 to 20 लिख लीजिए। ओके, मैंने एक एवरेज वैल्यू लिख दी थी, एनसीईआरटी का डेटा भी मैं आपको याद कराऊंगी, टेंशन मत लो। चलो मेरे बच्चों, तो ये हमारे बेसिक से डिफरेंसेस हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। सारे क्लियर है बेटा? एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लो, सेल वॉल यहां प्रेजेंट थी, यहां सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, कोई भी। यहां होती है राइबोसोम, दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल में भी। फर्क ये है कि यहां पर केवल 70S टाइप का होता है, लेकिन यहां 70S टाइप का भी हो सकता है और 80S टाइप का भी होता, दोनों टाइप के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स साइज में छोटे होते हैं और वहां सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। मैं यहां एक पॉइंट और यहां ऐड कर देती हूं बेटा, जो मुझे भी याद आया, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में लिख देती हूं। प्रोकैरियोट्स के केस में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा मेरे, वो एब्सेंट होते हैं। मैम ये क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स? अभी जस्ट बेटा एक सेकेंड दो, मैं तुम्हें बताती हूं। पहले ये वाला पॉइंट मेरे साथ लिख लो। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको यहां बता देती हूं कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। आप ऐसे समझो कि हमारा जो डीएनए है, यूकैरियोट्स का जो डीएनए है, वो बहुत लंबा होता है, जिसके चलते वो न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स आकर जुड़ जाते हैं और वो उसको सुखोड़ देते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो पाए। इसको हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए को पैक कर देना, डीएनए को कंडेंस कर देना, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो पाए। तो इस तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए पैकेजिंग में मदद करते हैं, वो केवल यूकैरियोट्स में होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि अच्छा मैम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए पैक नहीं होगा? होगा, प्रोकैरियोट का डीएनए भी पैक होगा, लेकिन उसको करने के लिए दूसरे तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं। ये पॉलीअमाइंस हेल्प करते हैं बैक्टीरिया में डीएनए को पैक करने में, उसे कंडेंस करने में। ठीक है मेरे बच्चों? तो हमारे केस में, यूकैरियोट्स के केस में, डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, पर बैक्टीरिया के केस में डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वहां पॉलीअमाइंस होते हैं। बताइए, क्लियर है मेरे बच्चों? एवरीवन क्लियर? प्रतीक्षा पूछ रही है मैम पीपीएलओ क्या होता है? बेटा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का ही पुराना नाम था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये गाय और भैंस में, कैटल्स में एक लंग्स की बीमारी करते हैं, प्लूरोनिमोनिया। तो इसीलिए हम इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं। यही माइकोप्लाज्मा का पुराना नाम था। ओके बच्चा पाड़ी? चलिए, बेहतरीन। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हुए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। और एक चीज मैं और बता दूं बेटा, कि
कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यहां पे अगर आप चाहे तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वैसे तो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो आपको यहां समझ आ रहा है कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। मैम इसका मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंड का मतलब होता है बेटा एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये, दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए में और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर है। तो बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, लेकिन जितने भी यूकैरियोट्स हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। आप चाहे तो इसको अलग से पॉइंट लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लास्ट वाला पॉइंट ऐड करके अलग से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहीं ऐड कर सकते हैं, आप जो भी चाहें। जितने भी यूकैरियोट्स धरती पर हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। ये चाहे तो आप लास्ट पॉइंट ऐड कर लीजिए या फिर यही ऐड कर लीजिए। ओके मेरे बच्चों, क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो बेसिक से डिफरेंस हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्लियर हो गए। अब मैं देख पा रही हूं कि चैट बॉक्स में काफी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है वो मुझे समझ में आ गया, तो उसको साथ साथ क्लियर करते हैं। आ जाइए। हेलिकल डीएनए क्या होता है बेटा? हेलिकल तो शेप होती है। जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर सीधा डीएनए होता है, उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं। उसकी शेप कैसी होती है? हेलिकल शेप होती है। ठीक है। प्लास्मिड के बारे में अलग से बताऊंगी। प्लास्मिड सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, कभी भी यूकैरियोट में नहीं होता, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ओके। सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रियोल के जोड़े को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। ओके। अगर आप प्लास्मिड वाला पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको मैं अलग से आपको बताने वाली थी, लेकिन अगर आपका मन है लिखने का तो आप लिख लीजिए। सारे बैक्टीरिया के पास भी नहीं होता है प्लास्मिड, सारे के सारे बैक्टीरिया के पास भी नहीं होता है प्लास्मिड बेटा। तो बैक्टीरिया के पास उसका जो मेन डीएनए होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और प्लास्मिड भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, कुछ ही बैक्टीरिया के पास होता है। सो इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट। मैम ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब है कि जो इनका मेन डीएनए है, बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है, ये तो मेन डीएनए होता है जो सबके पास होता है, सारे बैक्टीरिया के पास होता है। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और होता है जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं। ये इनका मेन डीएनए नहीं होता है, ये कुछ एक आध एक्स्ट्रा चीजें बैक्टीरिया को दे देता है। मैं इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ाऊंगी जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी। तो ये प्लास्मिड भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं है, कुछ बैक्टीरिया के पास होता है। लेकिन यहां किसी भी यूकैरियोटिक सेल में प्लास्मिड कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, प्लास्मिड हमेशा एब्सेंट होगा। ओके, क्लियर है? अब क्लियर है? आपने इच्छा जताई तो मैंने ये वाला पॉइंट भी लिख दिया। ओके, चलिए। यस, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गए डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये वाला, वो मैं बता देती हूं आपको। आ जाओ।
कुछ बच्चे कुछ डेटा से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, इसको हम देख लेते हैं बेटा, टेंशन मत लो। जब तक आपकी मैम यहां पर हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस मस्त रहना है, खुश रहना है और अपना काम अच्छे से करना है। अपने सारी परेशानियां, सारी टेंशन आप मुझे दे दो। चलिए जी, आ जाओ। देखो बेटा ध्यान से, हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में भी और अभी रिवाइज भी मैंने आपको कराया, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि अलग अलग सेल का अलग अलग साइज हो सकता है, जो एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी को अगर आप खोल के देखेंगे तो यहां थ्योरी में लिखा है, यहां पर आप देख लीजिए। आप पेज नंबर किस पर आ सकते हैं, पेज नंबर 88 पर आ सकते हैं। तो पेज नंबर 88 में आपको जो ये थ्योरी लिखी हुई दिखाई दे रही है, यहां पर लिखा है माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर और बैक्टीरिया का साइज लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सा नीचे मूव करें तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है और यहां पे फिर से एक नया डेटा दे रखा है। आ जाओ देखते हैं। ये आपको जो बड़ा सा सेल नजर आ रहा है यहां पर, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, जिसकी एवरेज जो दे रखा है इन्होंने कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर का हो सकता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर का हो सकता है। अब जो थ्योरी में डेटा दे रखा है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर दे रखा है। यहां जो डेटा दे रखा है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर दे रखा है। तो ये क्या होता है, ये एक बड़ी सी रेंज होती है बेटा, रेंज होती है। अब जैसे माइकोप्लाज्मा कोई देख लो, यहां पे यहां थ्योरी में 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है उसका साइज, लेकिन यहां पर 0.1 माइक्रोमीटर लिखा है। मैम ये पीपीएलओ क्या है बेटा? पीपीएलओ हम माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। माइकोप्लाज्मा का जो पुराना नाम है उसे ही पीपीएलओ कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक रेंज है। थ्योरी में 0.3 माइक्रोमीटर लिख दिया गया है, डायग्राम में 0.1 माइक्रोमीटर लिखा है। वहीं बैक्टीरियल सेल का साइज थ्योरी में 3 से 5 माइक्रोमीटर लिखा है, यहां 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा है। तो ये एक बड़ी रेंज है। जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया का साइज 3 माइक्रोमीटर ही हो, कुछ का 1 माइक्रोमीटर होता है, कुछ का 1.1 माइक्रोमीटर होता है, कुछ का 2 होता है, कुछ का 4 होता है, कुछ का 5 होता है। तो मैं अगर एक लार्ज रेंज लूं, अगर मैं बैक्टीरियल सेल की एक लार्ज रेंज को डिस्कस करूं, तो सही मायनों में तो बैक्टीरियल सेल की रेंज जो है, बैक्टीरियल सेल की रेंज 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक है। अगर मैं दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं सबकी बात करूं, तो ये रेंज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक जाती है, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी इंक्लूडेड है। अब माइकोप्लाज्मा भी कई तरह के होते हैं, तुम्हें यह भी मैं बता दूं, जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो भी बहुत तरह का होता है। उसमें भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जिसमें कुछ स्पीशीज का साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, कुछ का 0.3 माइक्रोमीटर है। तो ये एक रेंज है बेटा। ये क्या है? एक रेंज है। तो अगर आपको ये डायग्राम दिया जाएगा, आपको डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको 0.1 माइक्रोमीटर डाटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी दी जाएगी तो आपको डेटा 0.3 माइक्रोमीटर दिया जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए कि जो पेपर बनाने वाला बंदा है वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं जिसमें वो 0.1 माइक्रोमीटर भी लिखे और 0.3 माइक्रोमीटर भी लिखे। वो ऐसा बनाएगा ही नहीं पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि उसे पता है वो खुद फंस जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में ही एक जगह डायग्राम में माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 माइक्रोमीटर कह रहा है, थ्योरी में 0.3 कह रहा है, राइट? तो प्लीज ध्यान रखिए कि वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। तो अगर यही डायग्राम एज इट इज उठकर आ जाएगा तो आप 0.1 माइक्रोमीटर ध्यान रख लेना डेटा, और अगर थ्योरी में आ जाएगा तो 0.3 माइक्रोमीटर ध्यान रख लेना, ठीक है? या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो थ्योरी में लिखा है वो लेंथ लिखी है और ये मे बी डायामीटर इन्होंने दिया हो। आप लेंथ और डायामीटर में फर्क समझते हैं ना? लेंथ होती है लंबाई और डायामीटर होता है, आप डायामीटर जानते हैं क्या होता है। वैसे तो दोनों लगभग एक ही बातें हैं, लेकिन आप इसकी रेंज समझ सकते हैं, तो ये याद कर लेना,
ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहां पे वायरसेस का डेटा भी दे रखा है, देखो वायरसेस का साइज कितना लिखा है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। मैं वायरसेस के बारे में आपको पिछली क्लास में ही बता चुकी हूं कि वायरसेस प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, क्योंकि वायरसेस के पास प्रॉपर सेल नहीं होता है। वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक होस्ट सेल के बाहर उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब बच्चे हर साल ये बहस मुझसे करते हैं, मैम आपने गलत पढ़ाया है। स्मॉलेस्ट धरती पे जो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होना चाहिए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि वायरस का जो साइज है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। और आपने हमें क्लास में बताया कि सबसे छोटा लिविंग सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, पर एनसीईआरटी के मुताबिक तो सबसे छोटा लिविंग सेल मैम वायरस का होना चाहिए। बक, वायरस के पास सेल ही नहीं होता है। वायरस के पास केवल क्या होता है, वायरस के पास केवल डीएनए और प्रोटीन कोट होता है। वायरस के पास सेल है ही नहीं, वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, या सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा। वायरस का साइज आपको भले ही यहां दे रखा हो एनसीईआरटी में, पर आप इसको लिख लीजिएगा दैट वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल एंड दे आर नॉट कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कंप्लीटली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सेल नहीं है। ये तो लिंक है। वायरसेस को हम क्या कहते हैं, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कुछ होते हैं वायरस। ना तो वो पूरी तरह नॉन लिविंग है और ना ही वो लिविंग है, तो उनके बीच का कुछ ये है। एम आई क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि डेटा से रिलेटेड अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके, पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे, फिर हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे। अभी हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, तो आ जाओ। एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरियल सेल। कैसा दिखता है इसको पहले एक बार जान लेते हैं। पहले मोटा मोटा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो सारे बच्चे। एक बैक्टीरियल सेल के पास क्या क्या हो सकता है वो सारा मैं इस डायग्राम में तुम्हें बताऊंगी। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो बेटा इसको। इस छोटे से क्यूट से डायग्राम से हमें यह समझ में आ जाएगा कि एक बैक्टीरियल सेल के पास वाकई में है क्या क्या, हमें क्या याद करना है एक बैक्टीरियल सेल के बारे में। एक बार जरा मेरे साथ ड्रॉ कर लो, फिर इसकी सारी मैं लेबलिंग बताती हूं। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ बेटा।
आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते मेरी गली, मुझको घर मिला, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल, हाँ क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। ओ जी हाँ, तो एक जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो हमें बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कुछ होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, जाने हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत मजा आएगा। लेकिन एक बैक्टीरियल सेल के पास तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या क्या है, आ जाओ लिखते हैं फटाफट से, आ जाओ लिखते हैं मेरे बच्चों। सबसे बाहर मैंने जो ये व्हाइट कलर की लेयर बनाई है बेटा, सबसे बाहर जो मैंने आपके सामने ये व्हाइट कलर की लेयर बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर की जो लेयर होती है। फिर उसके अंदर से जो ये ग्रीन, जो ये आपको ऑरेंज कलर की लेयर दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। बच्चा बच्चा जानता है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। और सबसे अंदर वाली जो आपको ये ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस फोटो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक बैक्टीरियल सेल वाकई में होता क्या है। तो ये तीनों की तीनों लेयर्स को मिला के, ये तीनों लेयर्स को मिला के हम इसको कहते हैं सेल एनवलप। हम इसे कहते हैं सेल एनवलप, राइट। तो बैक्टीरियल सेल के पास होता है सेल एनवलप, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, सेल एनवलप बनाती हैं। अब मैं एक चीज आपको यहां बताऊंगी, ध्यान से सुनना। ग्लाइकोकैलिक्स ये जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के पास हो। ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ध्यान से समझिएगा, ये सारे बैक्टीरिया में हो ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया एंड इट कैन बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। जैसे आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, आपने 12वीं तो पढ़ी होगी, आपने थोड़ा सा जाना होगा कि जो ग्रिफिथ साहब ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वहां बताते हैं कि जो R2 स्ट्रेन होता है उसके पास कैप्सूल नहीं होता, उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, पर S3 स्ट्रेन के पास होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स होना किसी बैक्टीरिया के पास ये कंपल्शन नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सेल वॉल जो है वो सारे के सारे बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है। मैंने एक एक्सेप्शन आपको बता दी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी बैक्टीरिया धरती पर हैं, सबके पास सेल वॉल होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सारे के सारे बैक्टीरिया, धरती पर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर एक लेयर बनाती हैं जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं। इस सेल एनवलप में कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। क्लियर? तो तीनों लेयर बाहर की क्लियर है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी मैम, तो ज्यादा कुछ है नहीं बैक्टीरिया में पढ़ने को, तो टेंशन मत लेना। अब यहां पे ये जो आपको लिक्विड लिक्विड पार्ट अंदर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। जी मैम, ये भी क्लियर हो गया। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको नजर आ रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ खिंच जाती है।
और साइटोप्लाज्म की तरफ खिंच के वो मीजोजोम बना देती है। मीजोजोम। अगर इसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए हैं तो ये मीसोजोम कहलाती है। ऐसा ही कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ खिंचकर एक स्ट्रक्चर बना सकती है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। यानी कि ये जो मीसोजोम है और जो क्रोमैटोफोर है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है कभी कभी, अंदर की तरफ खिंच जाती है कभी कभी, और इसको हम कहते हैं मीसोजोम या क्रोमैटोफोर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ धस गई है, खिंच गई है, एक्सटेंड हो गई है और उसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए हैं तो वो मीसोजोम कहलाती है। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खिंच गई है और उसके साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए हैं तो वो क्रोमैटोफोर कहलाती है। तो मीसोजोम जो है बेटा वो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का काम करते हैं, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कुछ नहीं है, ये धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है और वहीं जो क्रोमैटोफोर है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्रोमैटोफोर सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बहुत ही थोड़े से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बेटा। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बहुत थोड़े बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और केवल उन्हीं बैक्टीरिया के पास होते हैं क्रोमैटोफोर, क्योंकि उनके साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये सारी एक एक पॉइंट में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी क्रोमैटोफोर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, मीजोस। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे रही हूं कि एक बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है। अगर आप आंख बंद करो तो आपको ये डायग्राम सामने आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीजें होती हैं बैक्टीरियल सेल के पास। चलिए, ये जो सेंटर पे आपको नजर आ रहा है ऑब्वियसली ये क्या है? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इनका, जो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता है। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। फिर ये है प्लास्मिड, जो सारे बैक्टीरिया के पास हो ये जरूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। फिर ये जो आपको व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है आरएनए। तो बैक्टीरिया के पास आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। आरएनए इनका कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। तो बच्चे कहते हैं कि मैम बैक्टीरिया के पास दोनों चीजें होती हैं, बैक्टीरिया के पास डीएनए भी होता है, बैक्टीरिया के पास आरएनए भी होता है। हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। वायरसेस को छोड़कर, वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है प्रॉपर। वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन धरती पर जितने भी लिविंग सेल हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, युग्लिना हो, एनिमल हो, प्लांट हो, जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, हर एक लिविंग सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए का काम और कुछ होता है। आप जानते हैं आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है। तो जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, सबके पास डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, चाहे वो मेरा सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो। और जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, सबके अंदर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है। ऐसा होता है, आरएनए में हमेशा
एक ही स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड नहीं होते, और उसकी शेप हमेशा सीधी होती है, लीनियर होती है, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, चाहे वो हम में हो। तो ध्यान रखना है, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, अमीबा में हो, पैरामीशियम में हो, यूग्लिना में हो, एनिमल में हो, प्लांट्स में हो। लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। चलिए, अब आपको यहां ब्लू कलर से जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से बने हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारे राइबोसोम्स। और बैक्टीरिया के पास राइबोसोम कौन से साइज के होते हैं? 70S साइज के राइबोसोम। फिर आपको ये जो नजर आ रहे हैं मैजेंटा कलर से, इन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। मैम ये क्या चीज होती है इंक्लूजन बॉडी? इंक्लूजन बॉडी होते हैं रिजर्व मटेरियल। अभी बताती हूं इसका मतलब क्या होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो चीजें हैं उसके सेल के अंदर जमा हो जाती हैं, खाना जमा हो जाता है, और वो जो खाना है वो अलग अलग फॉर्म में जमा हो सकता है। जैसे एनिमल सेल में खाना जो है, फूड जो है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होता है। प्लांट सेल्स में खाना स्टार्च की फॉर्म में जमा होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में वो अलग अलग फॉर्म में जमा हो सकता है। वो साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल की फॉर्म में जमा हो सकता है, वो फॉस्फेट बॉडी की फॉर्म में जमा हो सकता है, वो रुबिस्को बॉडी की फॉर्म में जमा हो सकता है, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो खाना है, जो रिजर्व मटेरियल है, वो किसकी फॉर्म में जमा होता है? वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में जमा होता है। बात समझ में आ गई बेटा? और इसमें फूड मटेरियल भी आ सकते हैं और गैस वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, यहां पे बहुत घिचपिच हो जाएगी वरना। जी मैम, इतना हमें क्लियर हुआ। चलिए, अब आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपको सरफेस से निकलते हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो तीन है। पहला है फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया में मोटिलिटी देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और जरूरी नहीं है कि फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया के पास हो। कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास नहीं होता। तो ये जो आपको सरफेस स्ट्रक्चर फ्लैजिला नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये सब बैक्टीरिया के पास नहीं होता। फिर आपको जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पिलई। पिलई, और पिलई भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर ये जो आपको ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फिम्बरई। फिम्बरई जो किसमें मदद करता है? बैक्टीरिया को अडहेशन में, किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करता है। और ये जो पिलई है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों के तीनों सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैजिला भी सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस से बाहर निकलता है। पिलई भी सरफेस से बाहर निकलता है, और जो फिम्बरई है वो भी सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और तीनों अलग अलग हैं। सीलिया कभी नहीं होता है बेटा बैक्टीरिया में। एक बच्चा लिख रहा है कि मैम सीलिया होता है। नहीं, सीलिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। ध्यान रखेंगे, सीलिया होना केवल यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर होता है। सीलिया केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो एक यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया में केवल फ्लैजिला होता है, और वो भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है। ओके, चलिए, तो यहां पर जो भी कुछ इस डायग्राम में मैंने लेबल किया है, अभी इसको एक एक को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ग्लाइकोकैलिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, फिर सेल वॉल डिटेल में पढ़नी है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीसोजोम, क्रोमैटोफोर, डीएनए, फ्लैजिला, पिलई, फिम्बरई, इन सबको एक एक अलग अलग हेडिंग लगा के हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी ये डायग्राम सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है कि आप आंखें बंद करें तो एक बैक्टीरियल सेल आपके सामने, उसकी पिक्चर आ जाए
कि उसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, पिलाई, फिम्ब्राई, फ्लैजेला। अंदर की तरफ जाएंगे तो लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कभी कभी वो अंदर की तरफ धंस जाती है तो क्रोमैटोफोर कहलाती है, अगर वो फोटोसिंथेसिस करती है। अगर रेस्पिरेशन करती है तो मिसोजोम कहलाती है। उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं अपने खुद के 70s। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, रिजर्व मटेरियल। बीचों बीच बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लास्मिड भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है एक बैक्टीरियल सेल में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है बेटा कि एक बैक्टीरियल सेल में चीजें जमा हो जाती हैं। कई बार गैस जमा हो जाती है बैक्टीरिया में, जिसे हम गैस वैक्यूल कह देते हैं, वो एक इंक्लूजन बॉडी है। खाना जमा हो जाता है, उसे भी हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। कई बार फॉस्फेट जमा हो जाता है, उसे हम फॉस्फेट बॉडी कह देते हैं। तो कुछ भी जब बैक्टीरियल सेल के अंदर जमा हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, उस रिजर्व मटेरियल को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्लियर? तो आंखें बंद करेंगे तो याद हो जाएगा बैक्टीरियल सेल पूरा। आंखें बंद करेंगे तो बैक्टीरियल सेल याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब कल की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने केवल एक रेफरेंस देखा है, तो अभी क्लास को इतना रखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 12:45 तक का हमारा टाइम होता है। 1 मिनट ना ज्यादा लूंगी, 1 मिनट ना कम। पिछले सेशन में मैंने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया, 2-2, ढाई घंटे पढ़ाया बच्चों को, लेकिन उसका फायदा नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं जब 10-10 लेक्चर में 2-2 घंटे के लेक्चर देखते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम कैसे करेंगे, बैकलॉग हो गए। तो मैं इस साल इतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। 12:45 का मतलब शार्प 12:45 क्लास बंद हो जाएगी। तो मेरी क्लास का टाइमिंग 11 to 12:45 है, वो रहेगा ना। उससे 1 मिनट पहले छोड़ूंगी, ना उससे 1 मिनट बाद में लगाऊंगी। चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पोल टाइम आपके सामने जनरेट कर रही हूं। चलिए फटाफट से जवाब देंगे सारे बच्चे। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड दूंगी, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। देखते हैं आज की क्लास में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी सेटिंग करानी पड़ेगी आज। बच्चों से पूछिए क्या सेटिंग है। चलिए आ जाइए, देखते हैं। हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, अपने हाथ से लिखे हैं, खुद से ही बनाए हैं, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी किताब से नहीं लिए हैं, क्योंकि किताब से तो आप खुद भी कर लें क्वेश्चंस। शेप ऑफ सेल इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स। जो शेप होती है सेल की, ये इस बात पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मुझे यही गलत लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शेप ऑफ सेल बदलती है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से। राइबोसोम सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। धरती पे जितने भी लिविंग सेल है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, हाँ राइबोसोम सब जगह प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। इन ऑल यूकैरियोट्स नहीं, यहां पे सम यूकैरियोट्स होगा, मैंने मिसप्रिंट कर दिया। इन सम यूकैरियोट्स यानी कि एनिमल सेल में। ये बात भी सही है। यूकैरियोटिक सेल के पास 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं। हाँ, तो सबसे गलत स्टेटमेंट जो इस पूरे उसमें दिख रही है मुझे, वो पहली स्टेटमेंट सबसे गलत है। राइट? चलिए, सेंट्रियोल जो है वो सारे यूकैरियोट्स में नहीं, सम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल। हम जानते हैं कि सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। तो आपको सबसे गलत स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रही है? ए। तो इसका आंसर होगा ए। तो 44% बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ ने 28% दे दिया है क्योंकि मिसप्रिंटिंग थी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवलप।
बैक्टीरियल सेल एनवेलप की बात करते हैं तो उसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, क्या है वो तो जनरेट बताइए जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया सेल एनवेलप कैसे चीटिंग है। हाँ चीटिंग तो हो गई। एक बच्चा कह रहा है मैम ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। सॉरी बेटा, चीटिंग तो हो गई। सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आ जाइए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेटा सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो देखते हैं कौन सा सही लग रहा है। ये वाला सही लग रहा है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर उसके अंदर सेल वॉल है और फिर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो 82% बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये आप आज नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन आप कल कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर दीजिए। चलिए आपको बताना है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक प्रोकैरियोटिक सेल में एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है। करेक्ट बताना है बेटा, आपको करेक्ट बताना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो जाती है। चलिए आ जाइए देखते हैं। एक बैक्टीरियल सेल में एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। गलत। एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक एनवेलप होता है। एनवेलप से यहां कंफ्यूज मत होना कि मैम सेल एनवेलप की बात कर रही है, नहीं, अंग्रेजी भाषा बहुत भटकाती है। एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल किसी चीज के अंदर बंद है। हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम कहते हैं। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बंद रहता है। पर बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, ये बात तो गलत है। राइबोसोम्स नहीं होते, गलत। राइबोसोम तो होते हैं 70S टाइप के। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, हाँ सही बात है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 47% बच्चों ने आंसर सही दिया है। पोल वर्क नहीं कर रहा है बेटा, एक बार आप अपडेट कर लो अपनी ऐप, पोल की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, एक बार मैं टेक टीम से बोल दूंगी, सिली मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। चलिए, तो आज के लिए इतना हम रखते हैं, कल की क्लास में बाकी हम चीजें करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी कल की क्लास के लिए रेडी होकर आइएगा, ठीक है बेटा। और जो हमने आज की क्लास का पढ़ा है उसकी रीडिंग भी मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। अभी हमारे पास 5 मिनट है, इस 5 मिनट में फटाफट से हम ओवरव्यू ऑफ सेल की रीडिंग एनसीईआरटी से कर लेते हैं। तो आ जाइए एक बार जल्दी से, फिर हम लेक्चर को बंद करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, आ जाओ एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। ये कह रहा है कि आप एक अनियन पील ले लो प्लांट्स के केस में, और एनिमल्स के केस में ह्यूमन चीक सेल ले लो। तो हम क्या देखेंगे कि जो प्लांट सेल है, अनियन सेल है, उसमें सबसे बाहर एक प्रॉपर सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल जो है वो उसकी आउटर बाउंड्री को बनाती है, और उससे अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें, जो कि एक एनिमल सेल है, उसमें सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है।
तो ह्यूमन चीक सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एक आउटर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सबके पास है। तो आप यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, एनिमल सेल में ओनली आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर हो। तो एक एनिमल सेल में सबसे बाहर का जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पर वहीं प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की आउटर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, घना और मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic. ऐसे सेल्स जिनके पास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस में फर्क होता है क्या? बेटा न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। अब ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इट लैक का मतलब नहीं होता, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो चाहे यूकैरियोट का सेल हो, सारे लिविंग सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वो सेल के अंदर भरा रहता है। और यही साइटोप्लाज्म जो है, दिस इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। मेन एरिया है जहां सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि सेल को जिंदा रखती हैं, सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, और वो यूकैरियोट्स में भी पाई जाती हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती हैं। ये कह रहा है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के केस में राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए भी पाए जाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं, और साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। साइटोप्लाज्म में जो फैले हुए हैं वो 80S टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जुड़े हुए हैं वो 80S टाइप के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो 70S टाइप के हैं। एनिमल सेल्स के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सेल डिवीजन में मदद करती है। सेंट्रियोल के जोड़े को सेंट्रोसोम कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे वो सेल डिवीजन में मदद करती है। चलिए, तो ये हमने कर ली एनसीईआरटी की रीडिंग। ठीक है बेटा, सेल जो है वो अलग अलग साइज में वेरी कर सकते हैं, हमने देख लिया। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, आरबीसीज का 7 माइक्रोमीटर, ये कल मैंने आपको लिखा दिया है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, और जो सेल हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, वो पॉलीगोनल हो सकते हैं, वो कोलमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइड शेप के हो सकते हैं, धागे जैसी शेप के हो सकते हैं, इररेगुलर शेप के हो सकते हैं। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, और शेप जो है वो फंक्शन के हिसाब से बदल सकती है। तो चलिए, हमने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली। प्रोकैरियोटिक सेल की जो रीडिंग है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, वो हम प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करने के बाद उसके बाद रीड करेंगे। ओके बेटा, चलिए। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें। अगर समझ में नहीं आई, कुछ बातें रह गई हो, तो आप उनको एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएंगी। तो जाते जाते अपना होमवर्क सुनते जाओ। आज की डीपीपी आपको मिली है, अपनी डीपीपी कर लेना लेक्चर के बाद। अगर कोई भी बैकलॉग कल का हो गया उसे कंप्लीट कर लेना। एक बार खुद से अपनी एनसीईआरटी फिर से रीड करना, और जो आपने अपनी अलग से कॉपी बनाई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कॉपी, जिसमें आपको खुद के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने हैं, वो आप बनाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने लगा रखा है,
ऐसे बच्चे जो इस काम को कर रहे हैं, अपनी अलग से एनसीईआरटी कॉपी बनाकर उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, वो फोटो लेकर इस टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर देखूंगी। ठीक है बेटा, चलिए बाय, टाटा, लव यू ऑल। मिलते हैं कल की क्लास में विद प्रोकैरियोटिक सेल। बाय बेटा।